हेलो स्टूडेंट्स, एनटीए पेपर 2 फॉर नीट का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आइडेंटिफाई द गैस विच इज रेडीली एडिजॉर्ब्ड बाय एक्टिवेटेड चारकोल। गैसेस हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, SO2 एंड ऑक्सीजन। तो आपको ये बताना है सबसे जल्दी एडिजॉर्ब कौन होगी। तो बच्चों, सबसे जल्दी एड्सॉर्ब कौन होगी? जो हैवी गैस होगी, जिसका मोलर मास क्या होगा? ज्यादा होगा। जो नॉन पोलर नहीं होगी, जो थोड़ी सी क्या होगी? पोलर होगी, जिसके लिक्विफिकेशन के चांसेस क्या रहते हैं? थोड़े इजी रहते हैं। तो आप देखो, इनमें से सबसे ज्यादा मोलर मास वाली गैस कौन सी है? SO2। तो इजीली एड्सॉर्ब्ड गैस विल बी SO2। Now, next question number 27. Question है the IUPAC name of the compound is। आपको एक कंपाउंड गिवन है, आपको IUPAC नेम बताना है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटो। अब एल्डिहाइड और कीटोन प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड कम्स बिफोर देन कीटो। तो एल्डिहाइड पहले आता है, कीटोन बाद में आता है। तो एल्डिहाइड को हमने दे दिया नंबर 1, मिनिमम नंबर टू फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, देन 4 डबल बॉन्ड इनसाइड होना चाहिए, देन 5 एंड 6। अब आप देखो, आपके पास सब्स्टिट्यूएंट में एक तो है मिथाइल, 2 पे है मिथाइल, 3 पे है कीटो या ऑक्सो। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें 3 पे कीटो हो, 2 पे मिथाइल हो, लॉन्ग चेन, 6 कार्बन की हैग्स, डबल बॉन्ड 4 पे यानी ईन, और एल्डिहाइड का सफिक्स अल। तो आपको ऑप्शन मिला 3 कीटो, 2 मिथाइल, हैग्स, 4 पे हमें चाहिए ईन एंड 5 पे अल। तो ये रहा 3 कीटो, 2 मिथाइल, हैग्स, 4 पे ईन और अल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। So, moving to question number 28. Question number 28 है statement for adsorption delta G, delta H, delta S all have negative values. ये आपका statement 1 है। Statement 2 है adsorption is an exothermic process in which randomness decreases due to force of attraction between adsorbent and adsorbate। ये आपका स्टेटमेंट 2 है। अब आपके पास जो ऑप्शंस है वो AR टाइप असर्शन रीजन में कैसे आता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है ये रॉन्ग है, और या फिर ये रॉन्ग है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरह से इसके ऑप्शंस आपके पास है। तो पहले आप चेक करो कि डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस ऑल हैव नेगेटिव। तो देखो बच्चों, एड्सॉर्प्शन तो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अपने आप होता है। तो एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो किसी भी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। नाउ डेल्टा एच, तो एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है। आपने पढ़ा है 2 टाइप्स का एड्सॉर्प्शन होता है, फिजियोप्शन और केमिजॉप्शन। फिजियोप्शन में जो हीट निकलती है वो होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और उसमें होती है 200 से 400। तो हम कहेंगे यहाँ कोई भी एड्सॉर्प्शन हो वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी डेल्टा एच नेगेटिव। अब एड्सॉर्प्शन में होता क्या है? तो गैस जो है एड्सॉर्बेट, वो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे अट्रैक्ट हो जाती है। तो गैस जो है वो रुक जाती है उसकी सरफेस पे, रेंडमनेस कम हो जाती है। तो हम कहेंगे रेंडमनेस कम होती है तो डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। तो ऊपर का ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 में आपको कह रहा है एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, गैस की रेंडमनेस कम हो जाती है, वो भी है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में बढ़ जाता है। तो ये भी करेक्ट है, और इसी की वजह से ये जो एक्सप्लेनेशन है ये स्टेटमेंट को करेक्टली क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। सो जो हमारा आंसर है दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, and statement 2 is correct explanation of statement 1. So answer will be first. Now question number 29. The energy of electron in first Bohr's orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt.
द एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो बच्चों सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला है दैट इज -13.6 इंटू Z² बाय n²। अब आपके पास दो केस है, एक तो है हाइड्रोजन की एनर्जी, दूसरा है लिथियम प्लस 2 की एनर्जी। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर, 1 फॉर हाइड्रोजन, एंड N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी आपको दे दी कितनी, -13.6। फाइंड किसकी करनी है, लिथियम प्लस 2 की एनर्जी हमें फाइंड करनी है। Z1 फॉर हाइड्रोजन, तो फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, Z1 फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 तो 1। नाउ Z2 फॉर लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, देन 3 का स्क्वायर। नाउ N2 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n इक्वल्स टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 2 होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो 2 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में ही है तो 1 का स्क्वायर। सो आपका आंसर होगा लिथियम प्लस 2 की एनर्जी विल बी कितनी होगी, ये 9, 3 स्क्वायर 9 इधर आ जाएगा, तो -13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4। सो ई लिथियम प्लस 2 जो है दैट इज, इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 4 16, -3.4 इंटू 9, ये आ जाएगा आपका माइनस का 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो करेक्ट आंसर इज -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द रेशियो अमंगस्ट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, mean velocity and root mean square velocity is given by. So this question from gaseous state, अब आपको बताना है C most probable, C mean velocity यानी C average velocity, और C root mean square यानी कि CRMS। अब most probable velocity का फॉर्मूला है √2RT अपॉन m, C average का फॉर्मूला है √8RT डिवाइडेड बाय πm, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है √3RT अपॉन m। तो जो आपका रेशियो बनेगा दैट इज √2 रेशियो √8 बाय पाई रेशियो √3। सो अब आप चेक कर लो, तो आंसर जो है दैट इज √2 रेशियो, ये रूट पूरे पे आएगा, √8 अपॉन पाई एंड √3। करेक्ट आंसर इज सेकेंड। Question number 31. Which of the following has the lowest boiling point? Para-nitrophenol, meta-nitrophenol, ortho-nitrophenol and phenol. तो जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा, अरे ऑर्थो-नाइट्रोफिनॉल, पैरा-नाइट्रोफिनॉल, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चक्कर पड़ा था, वो सही है, लेकिन एक ऑप्शन फिनॉल भी है। तो आप ध्यान से सोचो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो नाइट्रो ग्रुप होने से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर बढ़ जाएगी, है ना, लेकिन पहले आपको चेक करना है मोलर मास किसका ज्यादा है। तो जहां नाइट्रो ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट भी बढ़ेगा, मोलर मास भी बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा। हमें ये देखना है बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट किसका है। तो एक ऑप्शन है जहां नाइट्रो ग्रुप है ही नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। Next question 32. The process of separation of racemic mixture into D and L enantiomers is called. अब आपको racemic mixture मतलब 50% डेक्स्ट्रो 50% लेवियो, इनको सेपरेट करना है। तो रिवॉल्यूशन साइंस से रिलेटेड ही नहीं है, डिहाइड्रेशन वाटर एलिमिनेट कराना, डिहाइड्रोएलोजिनेशन हाइड्रोजन और हैलोजन यानी कि -HX होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है रिजोल्यूशन। Resolution is the method to separate dextro and levio from racemic mixture. Now, question number 33 है Bakelite and polythene considered as an example of. तो बच्चों बेकेलाइट जो हमारे घर में बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल्स है या फिर हम कहते हैं जो स्विचेस है, कॉम्ब है, वो सब बेकेलाइट है। और पॉलीथीन पॉलीइथीन, तो पॉलीथीन क्या है, थर्मो
प्लास्टिक है, गर्म करते ही क्या हो जाता है, पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन बेकेलाइट जो है वो है थर्मोसेट, अगर आप उसको हीट करोगे तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, फिर हम उसको रीमोल्ड नहीं कर सकते, किसी भी और नए फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बेकेलाइट थर्मोसेट है और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। सो करेक्ट आंसर है 4th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Photochemical smog consists of excessive amount of X in addition to aldehydes, ketones, peroxyacetyl, nitrile, PAN, then X क्या है? तो बच्चों फोटोकेमिकल स्मॉग, क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग में आपको देखना है कि सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और दूसरे जो वॉलेटाइल कंपाउंड है वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो वॉलेटाइल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, इस तरह से। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, लाइक नाइट्रोजन का ऑक्साइड मान लो NO2, ये NO2 जो है सनलाइट की प्रेजेंस में बनाएगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये एयर की ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू गिव O3। अब ये जो ओजोन है और इसके साथ जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following statement is incorrect? Different resonating structures contribute to resonance hybrid in proportion of their energies. तो स्टूडेंट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपको इनकरेक्ट लगेगा। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो उनका एनर्जी भी उतना ज्यादा हो, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी वो मोस्ट स्टेबल होंगी, और मोस्ट स्टेबल होंगी मतलब एनर्जी क्या होगी, कम होगी, प्रोपोर्शन में नहीं होगी, उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। contributing resonating structures inversely proportional to energies. सेकेंड अगर हम देखें, इक्वलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन हायर रेजोनेंस एनर्जी। ये करेक्ट है, जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगी रेजोनेंस एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती है, तो एक्चुअली एक स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल पाता है, तो ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल को बनाती है। नेक्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल देन रेजोनेंस हाइब्रिड, ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 करेक्ट आंसर है और स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी स्टेटमेंट 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। In some solutions, the concentration of hydronium ion remains constant even when small amount of strong acid or strong base are added to them. These solutions are known as ideal solution, colloidal solution, true solution and buffer solution. तो बच्चों ये तो सीधा डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको ऐसा एसिड बताना है जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाने पे उसका पीएच चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ क्या होता है, पीएच ही तो होता है ना। तो पीएच चेंज नहीं होगा, पीएच चेंज को रेजिस्ट करने वाला सॉल्यूशन कौन सा होता है? तो आइडियल क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। कॉलिडल क्या होता है, जिसमें पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर होता है। ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। ओनली द बफर सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पे देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। अब एंटीबायोटिक की जो रेंज है उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब एक एंटीबायोटिक जो 2-3 बीमारियों का इलाज कर दे, यानी 2-3 बायोमोलिक्यूल पे अटैक कर दे, तो हम कहते हैं वाइड स्पेक्ट्रम। अब नैरो स्पेक्ट्रम मतलब जो सिर्फ एक ही बायोमोलिक्यूल पे अटैक करता है, एक ही प्रॉब्लम को, एक ही डिजीज को वो सॉल्व कर पाता है। तो हमारा आंसर है पेनिसिलिन जी। ये जो है आपका नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है।
रिमेनिंग एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, क्लोरेम्फेनिकॉल, ये सब आपके हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. सो करेक्ट आंसर पेनिसिलिन. Next question number 38. Which reaction is suitable for the preparing of alpha chloroacetic acid? तो बच्चों अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड कैसे बनेगा? तो ये देखो हेल वोलार्ड जिलिंस्की, ये आपने पढ़ रखी है एनसीईआरटी में, HVZ रिएक्शन. HVZ रिएक्शन क्या था? तो आपको क्या करना था? एसिटिक एसिड की रिएक्शन या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सनलाइट और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन से करानी थी. तो ये क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. तो अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट से आपको मिलेगा अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड. तो दिस इज कॉल्ड HVZ, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन. सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. Question number 39. A mixture of methane and ethene in a molar ratio of x:y has an average molar mass 20U. The mean molar mass when they are mixed in molar ratio of y:x will be. तो आपके पास एक तो है मीथेन, एक आपके पास है इथीन यानी C2H4. तो मीथेन का मोलर मास 12 + 4 16 और इथीन का मोलर मास तो 12 × 2 24 + 4 28. अब रेशियो है x:y और इनका एवरेज मोलर मास जो है दैट इज 20. तो आपने मोल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला पढ़ रखा है. एवरेज मोलर मास इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2. ये हमारा फॉर्मूला है. नाउ एवरेज मोलर मास जो गिवन है दैट इज 20. ओके, मीथेन m1 मान लेते हैं 16x, x1 हो गया आपका x प्लस m2 जो है दैट इज इथीन, ये हो गया आपके पास 28 एंड y एंड x1 प्लस x2 हो गया x प्लस y. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20x प्लस 20y इक्वल्स टू 16x प्लस 28y. नाउ 20x minus 16x equals to 28y minus 20y. तो ये आपके पास हो गया 4x equals to 8y means x upon y जो है that is 8/4. So x upon y आपके पास हो गया 8/4 means 2:1. So x रेशियो y आपके पास कितना हो गया? तो हम कहेंगे x रेशियो y हो गया 2:1. अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि द मीन मोलर मास व्हेन दे आर मिक्स्ड इन मोलर रेशियो y:x, यानी अब आप मोलर मास चेंज कर रेशियो चेंज कर दो. 16x था, 28y था, अब इसको बदल दो यानी कि 16y कर दो और 28x कर दो. ठीक है, तो एवरेज मोलर मास हमें बताना है जब इनका रेशियो x:y से क्या कर दे, y:x कर दे, यानी 16y प्लस 28x अपॉन x प्लस y. तो 16y यानी कि 16 × 1 प्लस 28x यानी कि 28 × 2 डिवाइडेड बाय x प्लस y यानी कि 3. तो आपके पास हो गया 16 प्लस 28 × 2 56 डिवाइडेड बाय 3. तो ये आपके पास हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 3 यानी 3 2 = 6 एंड 4 3 = 12. 24 जो है दैट विल बी एवरेज मॉलिक्यूलर मास. सो आंसर विल बी थर्ड. नाउ question number 40. For a given reaction, energy of activation for forward reaction EA forward is 80 kilojoule per mole and delta H है minus का 40 kilojoule per mole. A catalyst lowers EA forward to 20 kilojoule per mole. The ratio of energy of activation for reverse reaction before and after एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इज. अब बच्चों आपको पहले तो पता होना चाहिए डेल्टा एच ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड में क्या रिलेशन है. तो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. नाउ डेल्टा एच की जो वैल्यू है दैट इज -40. ओके, ईए फॉरवर्ड जो है वो है 80 किलो जूल पर मोल और ईए बैकवर्ड जो है वो आपको फाइंड करना है. तो ईए बैकवर्ड क्या हो जाएगा? तो ईए बैकवर्ड इक्वल्स टू 80 + 40 यानी 120 किलो जूल. तो इनिशियल बैकवर्ड रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 120 किलो जूल पर मोल. अब आपने कैटलिस्ट मिलाया और उस कैटलिस्ट ने क्या किया? फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को 20 किलो जूल पर मोल पे लिया है. ओके, तो पहले फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी? 80. अब इसमें आपने कैटलिस्ट मिलाया तो कैटलिस्ट ने क्या किया? इस 80 वाली एनर्जी को 20 तक ले आया, है ना, यानी डिक्रीज कितना किया? तो हम कहेंगे डिक्रीज तो इसने 60 किलो जूल पर मोल डिक्रीज कर दिया. तो अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कैटलिस्ट क्या करता है? फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन की भी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम करता है. तो फॉरवर्ड की 60 किलो जूल पर मोल कम कर दी. अब बैकवर्ड की कितनी? तो हम कहेंगे 120. अब इसका 60 कम किया तो इसको भी क्या करेगा? 60 से डिक्रीज करेगा. तो 60 माइनस कर दो. तो अब आपके पास आफ्टर कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? 60 किलो जूल पर मोल. इनिशियल कितनी थी? 120 थी. अब आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन, मतलब बैकवर्ड, बिफोर एंड आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. तो जब आपने कैटलिस्ट नहीं मिलाया था तो बिफोर एडिंग कितना था बैकवर्ड एनर्जी, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 120 और कैटलिस्ट मिलाने के बाद कितना हो गया? 60. तो रेशियो क्या हो गया? 2:1. तो फाइनल आंसर जो होगा दैट इज 2.0. ये 2.0 है तो फाइनल आंसर इज 2.0. Now question number 41. 3 Faradays of electricity was passed through an aqueous solution of iron second bromide. The weight of iron metal, atomic weight 56, deposited at cathode in grams. अब इसने क्या किया? 3 Faraday इलेक्ट्रिसिटी पास करी, है ना. 3 Faraday आपको पता है 1 मोल जो चार्ज है वो 1 Faraday. तो 3 मोल चार्ज किसके बराबर हो गया? 3 Faraday. किसमें से पास किया? आयरन सेकेंड ब्रोमाइड. यानी आपने ये इक्वेशन बनाना, आयरन सेकेंड यानी Fe+2. अब आपको पता है बैलेंस इक्वेशन लिखे तो Fe+2 + 2 मोल चार्ज से क्या बन जाएगा? Fe. अब आप देखो अगर चार्ज 2 मोल है तो Fe कितना डिपॉजिट हो जाएगा? 1 मोल. अब 2 मोल्स मीन 2 Faraday. तो 2 Faraday और 1 मोल मीन्स एटॉमिक मास. एटॉमिक मास आयरन को आपका गिवन है 56, है ना. तो 2 Faraday चार्ज पास करने से आयरन डिपॉजिट हो जाएगा 56 ग्राम. अब आपसे पूछा है 3 Faraday अगर हमने पास किया तो यहाँ आयरन कितना डिपॉजिट होगा? तो आप इसे x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो. तो 2x इक्वल्स टू 56 इंटू 3. सो x इक्वल्स टू 56 into 3 divided by 2. So, इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज 84 ग्राम्स. आप चेक कर लो, आंसर आपको मिलेगा 84 ग्राम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following is considered to be an anti-cancer species? तो बच्चों एंटी कैंसर तो हमने कंपाउंड पढ़ रखा है सिस्प्लैटिन. सिस्प्लैटिन क्या करता है? सिस्प्लैटिन कैंसर की ट्यूमर्स को खत्म करता है. फॉर्मूला क्या है? प्लैटिनम NH3 और इसका सिस फॉर्म. तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें दोनों अमोनिया और दोनों Cl 90 डिग्री पे होने चाहिए. तो देखो ये तो आपका जाइसे सॉल्ट है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये PtCl4 नहीं हो सकता, ये ट्रांस है ना. ये 180 वाला ये ट्रांस है, 90 वाला ये सिस है. तो सो ये है आपका सिस्प्लैटिन एंटी कैंसर एजेंट. So next question is cyclohexene on ozonolysis followed by reaction with zinc dust and water gives compound E, and compound E on further treatment with aqueous KOH yields compound F. Then compound F is. तो बच्चों cyclohexene का ओजोनोलाइसिस करना है. ओजोनोलाइसिस आपने पढ़ रखा है. cyclohexene ozonolysis followed by reaction with zinc dust and
वाटर, तो आपको पता है ये बॉन्ड यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज क्या बनेगा, हेक्सेन डाइअल। अब इसके बाद आपको दिया है ये कंपाउंड हो गया, ये तो आपके पास है ई। अब इसको रिएक्ट कराना है एक्वस KOH, तो एक्वस KOH से जब आप रिएक्ट कराएंगे तो एक्वस KOH डाइल्यूट KOH क्या करेगा, ये मिलेगा आपको एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में ये है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, यानी इस ग्रुप पे इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अटैक करेगा। सो जो हमारा आंसर बनेगा, पहले हम देखें इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, ये आपके पास हो गया C डबल बॉन्ड OH, और ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है ये, और ये हो गया CHO। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये नेगेटिव हो गया, ये H प्लस इसको अप्रोच कर लेगा, ये OH, और ये जो आपका कार्बन माइनस है ये इस पे अटैक कर जाएगा यहाँ। तो जो फाइनल कंपाउंड है उसमें देखो रिंग कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की रिंग हो गई, तो 5 कार्बन की रिंग बना लेते हैं। ये CHO जो है ये से हम मान लेते हैं CHO, ये आपका हो गया 1, ये इसको अप्रोच करेगा, ये OH बनेगा, तो ये है OH। अब आप जो फाइनल यहाँ पे जो आंसर्स देख रहे हो उसमें कहीं पे भी अल्कोहल नहीं है, जो 4 ऑप्शन है उनमें डबल बॉन्ड है, यानी एल्डोल तो 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्टेबल होते हैं। इसे जब आप वापस हीट करोगे तो क्या होगा, तो इसको हीट करते ही अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज साइक्लोपेंटीन एंड कार्बल्डिहाइड। तो पहले हमने साइक्लोहेक्सीन का ओजोनोलाइसिस किया, हेक्सेन डाइअल मिला, एक्वस KOH से डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, यानी फंक्शनल ग्रुप ये ले लिया, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, बोथ आर सिमिलर, उल्टा भी कर सकते हो। तो यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन जब इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये कार्बन इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे बाहर हो जाएगा ऑल, और ये कार्बल्डिहाइड, और जब इसे हीट करोगे तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो यहाँ से OH, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो ये आंसर हमें मिला साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड, तो आपका आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43, द डीकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन H2 and CO, and the rate equals to K dimethyl ether power 3/2. The rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel. So, the rate can also be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether. That is, rate equals to K dimethyl ether. Now, if the pressure is measured in bar and time is in minute, then the unit of rate constant is, जो ऑप्शंस है दैट इज बार की पावर हाफ, मिनट बार की पावर 3/2, मिनट इनवर्स, देन बार की पावर हाफ मिनट इनवर्स, और बार मिनट इनवर्स। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो बच्चों, आपको दिया है रेट इक्वल्स टू K और डाइमिथाइल ईथर, है ना, इसका प्रेशर में पहले तो ये कंसंट्रेशन थी, अब कंसंट्रेशन की जगह उन्होंने क्या किया, प्रेशर ले लिया, ठीक है। तो रेट इक्वल्स टू K प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर और 3/2, और आपसे पूछा है रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, अगर प्रेशर को हमने बार में मेजर किया है और टाइम को हमने मिनट में। तो अब आपको ये देखना है कि जो रेट है, पहले अपन रेट एक्सप्रेशन देखें, तो रेट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू K प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर, DME लिख देती हूँ मैं, डाइमिथाइल ईथर, और इसकी पावर 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 3/2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2। नाउ रेट कांस्टेंट K का फॉर्मूला क्या है यूनिट का, तो इसका फॉर्मूला है कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। अब प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं लिख देती हूँ प्रेशर की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स। नाउ प्रेशर किस में मेजर किया है, बार में, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 3/2।
तो बार की पावर हो गया 1 माइनस 3/2 और टाइम इनवर्स। सो 1 माइनस 3/2 कितना हो गया? माइनस हाफ। तो प्रेशर या बार की पावर माइनस हाफ और टाइम गिवन है मिनट इनवर्स। सो करेक्ट आंसर विल बी बार टू द पावर माइनस हाफ एंड मिनट इनवर्स। सो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में आपको गिवन है कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 से आपको मिल रहा है CO2 गैस। हीट ऑफ रिएक्शन है माइनस का 393.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स वाटर लिक्विड। हीट ऑफ रिएक्शन है माइनस का 285.8 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है CO2 गैस प्लस 2 वाटर लिक्विड गिव्स CH4 गैस प्लस 2 O2। हीट ऑफ रिएक्शन है 890.3 किलो जूल पर मोल। Based on the above thermochemical equation, the value of heat of reaction at 298 Kelvin for the reaction. Carbon graphite plus 2H2 gives CH4 will be. और ऑप्शन से आपके पास 144 माइनस का 74.8 माइनस 144 और 74.8 किलो जूल पर मोल। तो आपको करना क्या है, ये इक्वेशन लानी है इन तीनों को मैनिपुलेट करके। तो बच्चों आपको चाहिए कार्बन ग्रेफाइट। तो कार्बन ग्रेफाइट आपको कहां से मिलेगा? इक्वेशन 1 में। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। फिर आपको क्या चाहिए? H2। कितने चाहिए? ट्वाइस। H2 आपको मिलेगा कहाँ? इक्वेशन 2 में। इनको वैल्यूज को इनको इक्वेशंस मान लेते हैं। इक्वेशन 1 ये आपका इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। नाउ कार्बन ग्रेफाइट हमें इक्वेशन 1 में मिल गया। फिर ट्वाइस H2 जो है वो हमें मिलेगा इक्वेशन 2 में। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ प्रोडक्ट साइड में हमें चाहिए मीथेन CH4, ये आपको मिलेगा इक्वेशन 3 में। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे CO2 और 2 वाटर भी तो है, तो देखो ये CO2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 2 वाटर इक्वेशन 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल मैनिपुलेट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। तो प्रोडक्ट साइड में हमें चाहिए मीथेन यानी कि इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 1 का हीट ऑफ रिएक्शन कितना है? माइनस का 393.5। फिर इक्वेशन 2 का हीट ऑफ रिएक्शन कितना है? माइनस का 285.8 मल्टीप्लाई विथ 2। और इक्वेशन 3 का हीट ऑफ रिएक्शन कितना है? 890.3। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 470 और ये होगा 700 समथिंग। तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 74.8। सो इसको सॉल्व करने पे आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी माइनस का 74.8 किलो जूल पर मोल। सो करेक्ट आंसर विल बी minus 74.8 kilojoule per mole. So this is the last question of our NTA paper NEET part 2. I hope आपको लेक्चर अच्छे से सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल करियर प्लैनेट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।